हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सारे खिड़की दरवाजे, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की चर्चा। जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की, तो आपको उसमें पहले पैराग्राफ में एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी लाइन लिखी हुई मिलेगी। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने कुछ समझाने की कोशिश की है केमिकल रिएक्शन के लिए कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन्होंने ना केमिकल चेंज को बहुत अच्छे से समझाया है और ऐसे घुमा घुमा के लिखा है कि पढ़ने वाले के दिमाग की नसें फट जाए। एनसीईआरटी वालों कम से कम केमिकल चेंज को तो समझाते कि अच्छा, हमको सिखा रही है। केमिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव राइज टू वन और मोर सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कोई ऐसा चेंज जहाँ पर कोई ओरिजिनल सब्सटेंस जो है एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस दे दे अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ, इसी को क्या केमिकल चेंज कहते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, अब आप बोलोगे भैया आपने तो रिएक्शन पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट केमिकल चेंज के बाद रिएक्शन पे पहुंच गए। तो मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप केमिकल चेंज अच्छे से समझ गए तो केमिकल रिएक्शन खुद आपको क्लियर हो जाएगी एकदम अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है। वाटर टूट के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। अच्छा, वाटर देखेंगे आप तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ओके। हाइड्रोजन गैस स्टेट है, ऑक्सीजन गैस स्टेट है। तो इसकी स्टेट अलग है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट है। तो स्टेट डिफरेंट मतलब इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये गैस है, ये गैस है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। तो केमिकल चेंज समझ गए होंगे ना कि जब कोई एक सब्सटेंस टूट कर दो या इससे अधिक या एक ऐसे नए सब्सटेंस दे दे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो, इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। मतलब केमिकल चेंज ऐसा ही है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई एक सब्सटेंस या इससे ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बदल जाए नई प्रॉपर्टी के साथ, उसी को क्या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 कुछ रिएक्शन लिखी हुई है। देखो, एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के। वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसी को ऐसे लिखा हुआ है वाटर एरो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे लिखा हुआ है इसी को फार्मूले के फॉर्म में, वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको 3 फॉर्म में ऐसे क्यों लिखा हुआ है? तो देखो, अगर इस तरीके से लिखा जाए वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी रिएक्शन को कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन। इसी को अगर वाटर अलग लिख के इसको एरो देकर और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखा है तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और इस एरो का मतलब है गिव्स, वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी को और सिंपल तरीके में लिखने के लिए, और भी ज़्यादा सिंपल करने के लिए, अब हम हर बार तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको और सिंपल करने के लिए लोगों ने क्या किया, इसके फार्मूले के साथ रिएक्शन को लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि हाइड्रोजन, वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये केमिकल फार्मूले के फॉर्म में है। इसको इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं या इसको सिंपली केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है या केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। इसी को तीनों फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो, ये डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसी को फार्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये 3 अलग अलग तरीके के जो है फॉर्म है किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए। लेकिन हम लोग किसी भी रिएक्शन को एग्जाम में लिखते हैं या बुक में अपने नोट्स में लिखते हैं तो हम लोग फार्मूले वाला लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा सिंपल रहता है। एग्जाम में आपके ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो ज़रूरी हमको सब कुछ समझना है, ठीक है। जो अगला एग्जाम्पल है इसको मैंने डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये इतने बड़े रिएक्शन देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रोडक्ट बनाना बताऊंगा, किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ये तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बट मैं आप फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को
अच्छे से हम लोग समझ जाएं। इसलिए आपके एनसीईआरटी में 2-3 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं कि प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही हैं, सारी चीज़ें वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि नए सब्सटेंस बन रहे हैं, अलग प्रॉपर्टी के साथ बन रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो तीनों एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो मैं तीनों एक्टिविटीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो फर्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है कि किसी मैग्नीशियम के रिबन को, आपकी जो पहली एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन देन अ वाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो वो क्या बोले कि किसी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ये बर्नर तिरछा लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें अलग तरीके से, मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं बर्नर पर, और यहाँ से जो इसकी राख गिर रही है उसको एक बाउल में या एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो जो यहाँ पे ये सब्सटेंस मिल रहा है हमें, ये वाइट कलर है, वाइट कलर का सब्सटेंस है। इसी वाइट कलर के सब्सटेंस को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो हम इसके रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इस एक्टिविटी का रिएक्शन है। अच्छा, अगर कहीं पे बर्न शब्द यूज हो रहा है तो बर्न का मतलब हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, मैं उसको आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी एक्टिविटी पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वो कौन सा सब्सटेंस बन रहा है, रिएक्शन दे के सब्सटेंस दे दिया जाए ऑप्शन में, उसमें से आप चूज करना रहेगा, आप चूज कर लेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, MgO बन रहा है। ठीक है, अगली एक्टिविटी पर चलते हैं। अपनी जो अलग एक्टिविटी है उन्होंने वहाँ पे बोला हुआ है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लें, ग्रेन्यूल्स मतलब समझ रहे हो कि छोटे छोटे टूटे हुए पार्टिकल्स, या जिंक के पार्टिकल्स ले लें और उनको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ जैसे कि HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने उस रिएक्शन को यहाँ पर सिंपली लिख दिया हुआ है कि जिंक को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको जिंक सल्फेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जिंक और जब H2SO4 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो गैस कौन सी बनेगी, या जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, या इसको देकर इसमें से ये दे दिया जाए, यहाँ पे क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एसिड भी होगा तो कौन सा होगा, H2SO4 या HCl, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस एक्टिविटी से। तीनों ही एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं, आते भी हैं, आए हुए भी हैं और आएगा भी। तीसरी एक्टिविटी पर आते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। फिर से बहुत बड़ी क्वेश्चन आ गई, बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया। आप देखकर घबराइए नहीं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप आराम से साथ साथ पढ़ते चलिए, चीज़ों को याद करते और समझते चलिए, मैं सब कुछ आपके लिए ईजी कर दूंगा। ओके 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 ओके। तो गाइज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन या बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है डिफिनीशन में, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये कहना चाह रहा है कि हर एलिमेंट जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो वो चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड, मतलब उनके नंबर बैलेंस होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। उसी को मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के तो 2 एटम है बट ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है यहाँ पे सेकंड नीचे में आप बॉक्स में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे तो बराबर होंगे हर एलिमेंट का। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके यहाँ पे 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, इसके 2 एटम्स हैं। इस साइड आप आ जाएंगे तो देखेंगे हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए और ये देखो ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। तो ये बैलेंस है। तो अच्छा, बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बैलेंस करते क्यों है, तो 9th में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, मैं 9th वाली बात बोलता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मैं जब 9th में था तो मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं, और जब मैं 10th में गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो इस वजह से मुझे 10th के साथ साथ 9th भी पढ़ना पड़ा था या समझने के लिए। क्या बात कर रहे हो। तो वहाँ पे उस टाइम पे तो ऐसी सुविधा थी नहीं कि यूट्यूब और ऐसी जगहों पे आ जाओ, तो खुद से मेहनत करनी पड़ती थी और दूसरों से पूछना पड़ता था। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत थी, तो 9th में बताया गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा।
कि जो मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमको रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है। अगर एटम ही बराबर नहीं होंगे तो मास कहाँ से बराबर हो पाएंगे। इसी वजह से हमने एटम को बैलेंस किया, जिसकी वजह से मास इक्वल हो जाता है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग करने के लिए मान लो आपको बैलेंसिंग मैं सिखा देता हूँ। बैलेंसिंग तो तभी सीख पाओगे जब आपको रिएक्शन लिखना आएगा ना। रिएक्शन लिखना नहीं आ पाएगा तो बैलेंसिंग आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखना आपको बताऊंगा कि अलग अलग रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ट्रिक बताऊंगा। ये बहुत प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर आप इसको सीख गए तो आप सारे रिएक्शन उड़ा डालोगे, चाहे 9th के हों चाहे 10th के हों। 11th और 12th के भी रिएक्शन आप उड़ा सकते हो बहुत आसानी से। तो मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है जो 9th में कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी वहाँ पे यूज होती हैं इस चैप्टर में, या केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 9th वाली चीज़ें भी 10th में यूज होती हैं और 10th वाली चीज़ें 9th वाली चीज़ें 11th और 12th में भी यूज होती हैं। इसी वजह से घर वाले बोलते हैं कि 4 साल यही पढ़ लो, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। 9th में तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे इस वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो मैं 3-4 ट्रिक बताऊँगा जिसकी वजह से आप विद इन सेकेंड सारे केमिकल रिएक्शन फोड़ डालोगे, ठीक है। ठीक है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले देखो हमको बैलेंसी पता होनी चाहिए। अब बैलेंसी भी 9th में था और आपके 10th में भी है, बट वो लास्ट चैप्टर में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में है। तब तक तो आपकी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, बहुत सारे रिएक्शन आपकी आंख के सामने से गुजर जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से उसको यहाँ पे समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। 9th में भी था तो आपने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैलेंसी वो होती है कि कोई भी आयन है उस पर चार्ज कितना है। जितना चार्ज होता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम और आयन्स, उसी को बैलेंसी बोलते हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ये भी बोल सकते हैं। देखो जैसे आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया गया होगा, ये भी नहीं मालूम होगा बहुत लोगों को। सबको नहीं बोल रहा हूँ भाई, पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन मेरी तरह भी बहुत सारे होते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको पढ़ाया होगा तो बताया गया होगा कि बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होता है। तो हर एलिमेंट जो है, हर एटम जो है अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। वो कहीं ना कहीं से बस वो स्टेबल होना चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो लास्ट में ये 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो इस पे Na पे ना एक जब लूज करता है तो +1 चार्ज आ जाता है। ऐसी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, ठीक है। लेकिन अब इतने सारे एलिमेंट मैं सबको तो एक्सप्लेन करता नहीं रहूँगा। तो जो जो एलिमेंट्स या आइटम्स यूज हो रहे हैं हमारे इस चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में, मैं उनको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। उनको आप याद कर लीजिए और जब रिएक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बैलेंसी की, तो आप उस चीज़ों को अप्लाई करके बहुत आसानी से बना लेंगे रिएक्शन। अपनी जो ट्रिक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखे हुए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लिखे हुए हैं मैंने। देखो ये जो 3 है आगे के, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इसका फार्मूला या सिंबल जो है ये है सोडियम का, ये है पोटेशियम का, सिल्वर का Ag। तो इसका जो है बैलेंसी +1 होती है। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि एक आदमी कार से जा रहा था, ठीक है, और एक आदमी से वो कहीं जाने के लिए एड्रेस पूछता है। अब वो जो दूसरा वाला आदमी रहता है उसके साथ पहले से भाई चोरी डकैती हो रखी रहती है, बहुत उसको परेशान किए रहते हैं बुरे लोग। तो उससे जब वो कार वाला आदमी उससे पूछता है, कार से बैठ के जा रहा था, रास्ते को पूछता है, तो वो क्या बोलता है, नाक के आगे, नाक से सोडियम, के से पोटेशियम, Ag से सिल्वर, नाक के आगे इसकी क्या होती है, +1 बैलेंसी होती है। अब वो उसके साथ जब बुरा हुआ रहता है तो वो अपनी आप बीती बताता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, काले बुरे इंसान, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 शो करते हैं। कि वो बोलता है कि नाक के आगे जाओगे मतलब नाक के आगे जाओगे मतलब नाक के सीधे पे जाओगे तो काले बुरे इंसान। अब आगे चलता हूँ, +1 -1 मैंने बता दिया। अब +2 बताता हूँ। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और मरकरी, ये जहाँ भी किसी भी कंपाउंड में होंगे, इनका जहाँ भी रिएक्शन हो रहा होगा, इनकी बैलेंसी जो होती है वो +2 शो करते हैं ये लोग। तो इसको याद करने की ट्रिक है, बस मांगते कार जान मार कर। मतलब वो जो इंसान था जिससे उसने रास्ता पूछा, कार वाले इंसान ने, और उस बंदे ने क्या बताया कि नाक के आगे ये लोग +1 शो करते हैं, काले बुरे इंसान, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग -1 शो करते हैं। क्या करते हैं ये लोग, बस मांगते कार जान मार कर, ठीक है।
बस मांगते कार जान मार कर, ये लोग +2 शो करते हैं। देखो ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे सिंबल मिल रहे हैं, बट मरकरी का Hg लिखा हुआ है, तो Hg मरकरी याद रखिए, मार्कर, ठीक। फिर वो उससे पूछता है उधर से ऑक्सीजन सल्फर, मतलब जाओगे उधर से, -2, ये लोग -2 शो करते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर -2 शो करते हैं। फिर कार वाला आदमी बोलता है नहीं नाइट्राइड, ये माइनस, जिस नाइट्रोजन पर -3 रहता है चार्ज उसको नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये बोलता है नहीं, ऑलवेज एल्युमिनियम ऑलवेज, मतलब ये बात आपकी हमेशा मुझे याद रहेगी, मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये सारे मोनो एटॉमिक वाले थे। अब तक जितने भी मैंने बताया वो सब मोनो एटॉमिक थे, एक एटम वाले थे। अब जो मैं बताने वाला हूँ जिनकी वैलेंसी, ये लोग पॉली एटॉमिक है, ये एक से ज़्यादा एटम के साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोक्साइड, OH से जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आता है नाइट्रेट जिसको NO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगला आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको या CO3 रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी कंपाउंड या किसी भी रिएक्शन में अगर पार्ट ले रहे होंगे तो ये -1 बैलेंस शो कर रहे होंगे, मतलब कि इस पर -1 का चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HN हाइपर। अब इसका मतलब क्या है, हनी हाइपर। देखो हमारे यहाँ आप लोग जो आपके बहुत प्यारे लोग होते हैं, समझ गए होंगे, सोना बाबू बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में उनको हनी बोलते हैं, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे अंग्रेज़ हैं जो हनी बोलते हैं, ठीक है। देखो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, अकेला इंसान हूँ मैं, म्यूज़िक बोलते हैं। उसकी ट्रिक ये हो गई कि हनी हाइपर, ये लोग -1 शो करते हैं, ठीक है। अब कुछ और हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, इस पे आ जाते हैं। देखो इसकी ट्रिक मैंने नहीं बताई क्योंकि इनको अलग अलग नाम से ही बुलाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा डायरेक्ट जैसे दिया हुआ है। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, SO3 को सल्फाइट बोलते हैं, आइट, और SO4 को सल्फेट, एट बोलते हैं, एट, ठीक है। ये लोग -2 की बैलेंस ही शो करते हैं। NH4+, इस पे +1 चार्ज रहता है, इसको अमोनियम बोलते हैं। जहाँ भी रिएक्शन में रहेगा ये +1 की बैलेंस ही शो करेगा। और ये है फास्फेट, PO4, ये -3 की बैलेंस ही शो करेगा। और जो है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग जो बैलेंसेस शो करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल ये हैं। एक है आयरन, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये रिएक्शन में फेरस बोल दिया जाए, किसी रिएक्शन में अगर फेरस बोले आपको, तो मतलब Fe+2 की बैलेंस ही शो कर रहा है, मतलब कि 2 बैलेंस ही शो कर रहा है। +3 बोला जाए तो फेरिक होगा। हाइड्रोजन जो है ये +1 -1 दोनों शो करता है किसी भी रिएक्शन में, अभी आगे मैं बताऊँगा आपको। और जो कॉपर है, कॉपर +2 +1 दोनों शो करता है। अगर +2 में है तो उसको क्यूबरिक बोलेंगे, और +1 में है तो इसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी एटम्स और उनकी बैलेंसी बताई है, पॉली एटॉमिक भी बताया मैंने, मोनोएटॉमिक भी बताया, इनको आप एक पेपर में लिख लीजिएगा, अपने रूम में चिपका लीजिएगा अपने आँख के सामने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपके आँख के सामने आप बार बार आता जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। और मैंने तो ट्रिक भी बताई है, तो हो सकता है एक बार में ही आपको याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे आसानी से। अब मैंने जितनी भी बैलेंसीज बताई उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। 9th में था, क्रिस क्रॉस वाला आपको बताया होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। ऑक्साइड का ऑक्सीजन से बनता है, इसको W से, O से लिखते हैं, सॉरी W बोल रहा हूँ, O से लिखते हैं। एल्युमिनियम की बैलेंसी मैंने क्या बताई अभी पीछे, याद तो होगी नहीं, अभी मैं लिख देता हूँ, बट आप याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम की +3, ऑक्सीजन की -2। अब किसी भी फार्मूले का, इसका रिएक्शन लिखने के लिए या इसका जो है फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे। अब इसका जो फार्मूला बनेगा, एल्युमिनियम के आगे इसका वाला Al2, ऑक्सीजन के आगे एल्युमिनियम वाला +3, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रोजन NO3। अब Na पे कितनी बैलेंसी होती है, +1। NO3 कितनी बैलेंसी शो करता है, -1। क्रिस क्रॉस करेंगे, Na NO3, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ये +1 1। अच्छा, किस सिंबल में उससे मतलब नहीं हमें रिएक्शन का वो फार्मूला लिखने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का मैंने बताया था +2, इसका -1। तो कैल्शियम के आगे 1 और हाइड्रोक्साइड के आगे
2 बन गया फॉर्मूला इसका। फेरिक ऑक्साइड, अच्छा फेरिक इक है तो कौन सा यहाँ पे चार्ज होगा, +3 वाला होगा आयरन, यहाँ पे +3 वाला होगा या +2 वाला होगा। फेरिक है तो +3 वाला होगा कि +2 वाला होगा। तो जहाँ पे फेरिक रहता है वहाँ पे +3 लिखते हैं आयरन वाले पे, और ऑक्सीजन वाले पे -2 होगा, ये तो पता ही है। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, फिर से यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, आयरन ऑक्सीजन +3 -2, क्रिस क्रॉस करेंगे, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। बहुत इजी है ना। आगे चलता हूँ, अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल Ba और क्लोराइड का Cl। बेरियम का आपको पता है +2, ट्रिक से। क्लोरीन का -1, क्रिस क्रॉस करेंगे, BaCl2 बन गया फार्मूला। सोडियम कार्बोनेट का सिंबल, सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, सोडियम पे +1। कार्बोनेट कैसा है, कार्बोनेट कितनी ट्रिक में शो करता है, तो कार्बोनेट 2 शो करता है, मैंने बताया आपको। अब ये क्रिस क्रॉस कर देंगे, Na2CO3 बन गया फार्मूला। बहुत ईजी है ना। अच्छा, इस टाइप का अगर आ जाए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, तो इसमें आप कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे। जब आपको रिएक्शन करने आएगी, रिएक्शन कैसे करेंगे, बैलेंसी के साथ करेंगे, बैलेंसी की हेल्प से। मान लो जिंक है तो जिंक का कितना होता है, उसमें मैंने बताया आपको ट्रिक में, जिंक का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2। सेम है, क्रिस क्रॉस करने की क्या ज़रूरत है, काट दो, बन जाएगा ZnO। ठीक है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के नीचे +2, नाइट्रोजन के नीचे -3, क्रिस क्रॉस करेंगे, Mg3N2। ठीक है। अच्छा, सोडियम और एसिड का रिएक्शन कराया गया, सोडियम का +1, सल्फर का -2, क्रिस क्रॉस किया, क्या बना, Na2। समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। घर पे और सारे क्वेश्चन जितने भी रिएक्शन आपको दिखे ना बुक में, सब आप रिएक्शन बना डालिएगा इस तरीके से, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। आगे चलते हैं ट्रिक में। देखो, मैंने बैलेंसी से रिएक्शन लिखना और प्रोडक्ट बनाना बता दिया। अच्छा, अगर कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, वो कहीं भी रहेंगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, तो उन ऐसे कुछ रिएक्शन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको रिएक्शन बनाने में और आसानी होगी, क्योंकि फिर कहीं पे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। जब आप रिएक्टेंट देख के पहचान जाएंगे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनको याद कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन अगर कोई है, अगर उसको बर्न किया जा रहा है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देखो, ये मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, मतलब कि गैस बनती है और वाटर बनता है। ये देखो C2H5OH, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया तो क्या बना, CO2 बना और वाटर बना। ये पहला रिएक्शन था, ध्यान रखने के लिए। दूसरा रिएक्शन, अगर किसी मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए तो उसमें से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, गैस बनती है और मेटल ऑक्साइड बनती है। ये मैंने देखो 2 कार्बोनेट लिए हुए हैं नीचे, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया गया। अगर नीचे ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि हीट किया जा रहा है, तो ये CO2 गैस दे देगा, ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, मतलब इस जिस मेटल का कार्बोनेट था उसी का ऑक्साइड दे दिया इसने। अब रिएक्शन बना ही लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा और क्रिस क्रॉस करके। अगर किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को तोड़ते हैं, सॉरी हीट नहीं करते हैं, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो उसमें से वाटर और मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको तोड़ा गया है तो क्या बन रहा है, वाटर और कैल्शियम का ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको तोड़ा गया है तो क्या बन रहा है, वाटर और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखिएगा। तो कहीं भी आप वो बैलेंसी वाली ट्रिक लगा के सारे रिएक्शन आप लिख डालेंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर किसी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, गैस बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ये कैल्शियम कार्बोनेट और इसको H3PO4 के साथ, ये एसिड है, इसके साथ रिएक्ट कराया गया तो ये साल्ट बन गया, ये वाटर बन गया और ये CO2 बन गया। ये याद करने के लिए है। और एक ट्रिक और है, जब बड़े रिएक्शन आ जाए तो उनमें कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली है। ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक लगेगी आपको। कभी इस टाइप के रिएक्शन से मुलाकात हो जाए तो इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है रिएक्शन, तो इसमें जो पास पास हैं, ये वाले और ये वाले,
पहले इनका रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, इनका इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो किनारे किनारे हैं किनारे वालों का किनारे के साथ रिएक्शन कराएंगे, पास वालों का पास वालों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पहले प्लस आया होगा, कुछ लोगों को लगेगा पहले माइनस आया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से पहले प्लस आया होगा, ठीक है। आदमी पहले प्लस ही आता है, हमेशा प्लस करना चाहता है, लाइफ में चीज़ें बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। अब इसमें जो प्लस हो, इन दोनों में जो प्लस हो, तो इन दोनों में आपको कौन सा प्लस दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि सोडियम प्लस में है Na, और इधर में NO3 माइनस में है। मैंने बताया था ना NO3 का -1 होता है, -1 शो करता है। ये ध्यान रखना, ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शन बताई एक भी बैलेंस नहीं है। इसके बाद मैं बैलेंसिंग बताऊंगा, ये आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद बैलेंसिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस पर आते हैं, तो सोडियम जो है यहाँ पे +1 शो कर रहा था, नाइट्रेट जो है ये NO3 यहाँ भी ये -1 शो कर रहा था। प्लस वाले के नीचे प्लस वाला, माइनस वाले के नीचे जो माइनस वाला था। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक +1 शो करता है, ये क्या शो करता है, ये -1 शो करता है। इन दोनों में क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? इस वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaNO3, क्योंकि सेम थे ना, NaNO3 बन गया। यहाँ पे एक लिख लेंगे NaNO3। अब ये किनारे किनारे वाले की बारी। अब किनारे किनारे वाले को जब आप कराएंगे तो इसका +2 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है। इसमें भी सेम करना है, सॉरी इसको तो बताना भूल गया। प्लस वाला प्लस के नीचे, माइनस वाला माइनस के नीचे। तो मैग्नीशियम प्लस है, इसको प्लस के नीचे लिखेंगे, और कार्बोनेट जो है ये माइनस में है तो इसको माइनस के नीचे लिखेंगे। मैग्नीशियम का +2 होता है, और कार्बोनेट भी पॉलीएटॉमिक वाला बताया था मैंने, +2 शो करता है। क्रिस क्रॉस करेंगे, सेम है, कट जाएगा। अगला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा MgCO3, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया ना, NaNO3 MgCO3। एक और है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। चलो मैं बताता हूँ। किनारे किनारे वाले का पहले, बीच बीच में जो है उनका रिएक्शन करेंगे, प्लस माइनस। किनारे वालों का बाद में करेंगे, प्लस माइनस। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस के नीचे कौन आएगा? एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता था, मैंने बताया था एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता था, या +3 बैलेंस शो करती थी। PO4 लिख लेंगे, PO4 पे -3 शो करता है, सेम है, कट जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट लिख लेंगे AlPO4, ठीक है। अब किनारे किनारे वाले का रिएक्शन करवाएंगे, तो प्लस के नीचे कौन आएगा? पोटेशियम प्लस शो करता है ना, तो प्लस के नीचे पोटेशियम लिख देंगे। नाइट्रेट कैसे शो करता है? माइनस की बैलेंस ही नाइट्रेट शो करता है। नाइट्रेट के नीचे -1, पोटेशियम के नीचे +1, क्रिस क्रॉस कर देंगे, प्लस KNO3। ऐसे ये रिएक्शन बन जाएगा। एक और है, ये वाला जो मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि कौन सा रिएक्शन क्या क्या बनाता है। उस टाइम पर मैंने बताया था कि जब ये किसी भी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस CO2 बनाता है। अब इसको उस तरीके से बनाएंगे, पास वाले का पास से, दूर वाले का दूर से, प्लस माइनस। अच्छा, तो देखो इसमें प्लस की साइड क्या है? CO3 H3। अच्छा, CO3 और H3 देख के क्या लग जा रहा है कि CO2 या वाटर बनाएगा, और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। इस वजह से इसमें ये वाली चीज़ तो वैलिड नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और CO2 बना रहा है, हमको पता है। लेकिन जब ये कैल्शियम और इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा। अब कैल्शियम वाले के नीचे +2, और PO4 कितना शो करता है? 3 की बैलेंसी, -3 की बैलेंसी। PO4 और PO4 के नीचे 3 लिखेंगे, ये -3 की बैलेंसी शो करता है। इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, Ca3PO4 की होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मतलब अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखा जाए तो Ca3PO4 की होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस CO2, साल्ट बन गया, वाटर बन गया और CO2 बन गई।
अब आपको ये अगर स्टैंडर्ड रिएक्शन याद रहेगी तो आपको पता रहेगा कि साल्ट बनता है, तो आप साल्ट बना दोगे, इस वाले के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये जो मैंने ट्रिक्स बताई इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो जो अगला लेक्चर आएगा केमिस्ट्री का उसमें मैं बैलेंसिंग एक्सप्लेन करूँगा। और आज के लिए कि बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो, ट्रिक्स सारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भाई सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट